स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीएम ई कॉन्क्लेव। कड़ी में अगले मेहमान है डीएम देवरिया आशुतोष निरंजन। बहुत बहुत स्वागत है आशुतोष जी आपका एबीपी गंगा पर। आपसे भी जानना चाहेंगे सबसे पहले देवरिया के ताजा हालात क्या कहते हैं, वहां पर संक्रमण को रोकने में आप कितना कामयाब हो पाए हैं और फिलहाल अभी कितने केस सामने आ रहे हैं? जी नमस्कार। देवरिया में जो स्थिति है वो पहले से काफ़ी बेहतर हुई है पिछले कुछ हफ्तों में, और उसका मेन कारण ये है कि हम लोगों ने उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई कर लिया था जहाँ से केसेस ज़्यादा निकल रहे थे, जहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा था, और उसके बाद उनको हम लोगों ने क्लस्टर कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट करके उसमें जो सर्विलांस एक्टिविटी को बहुत अच्छे से चलाया। सर्विलांस एक्टिविटी में हम लोग कर रहे थे कि घर घर जा कर के हमारी टीमें जा रही थी और एक क्वेश्चनर पे वो प्रोब करती थी कि किस तरह के व्यक्ति में लक्षण हैं, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है जी, और वो किसी पॉजिटिव पेशेंट से कांटेक्ट में आया या नहीं। उसकी वजह से हमने एक संदिग्धों की हमने सूची बनाई थी, उनकी फिर हम लोगों ने हैवी सैंपलिंग कराई थी। दूसरी हमारी ये भी रही कि हमने एक्सटेंसिव और हैवी सैंपलिंग पे बहुत फोकस किया। गवर्नमेंट से जो हमें टारगेट मिला था, हम उस टारगेट को लगातार एक्सीड कर रहे थे। हमारा पूरा जोर इस बात पे था कि हम पहले जरा ये ट्रैक कर लें कि कौन कौन से लोग इसमें पॉजिटिव हैं और उनका टाइमली ट्रीटमेंट इंश्योर कराएं। इसमें जैसे गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस आए थे कि मास में लिबरली हम लोग दवा का डिस्ट्रीब्यूशन भी कराएं, जिसमें मेजरली आइवरमेक्टिन और बाकी जो जिंक कैल्शियम के सप्लीमेंट्स थे उसको भी हम लोगों ने अपने गांव-गांव में वितरण कराया है। जो भी हमारे पॉइंट्स थे, दवाइयों का वितरण करवाया जा रहा है, तमाम गाइडलाइंस का पालन करवाया जा रहा है। अगर मैं टेस्टिंग की बात कर लूं आशुतोष जी, तो कितनी टेस्टिंग देवरिया में हो रही है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां पर अब संक्रमण फैलना शुरू हो गया है? देखिए, ऑन एन एवरेज हमारे यहाँ जो सैंपलिंग इस समय हो रही है वो एवरी डे जो डेटा हम लोग आता है उसमें 3,500 से 4,000 हम लोग कराते हैं। इसमें से 80% जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही करा रहे हैं, क्योंकि जो न्यूज़ आ रही है कि उसमें कई ग्रामीण क्षेत्रों से केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं, तो पूरा फोकस हमारा अर्बन से रूरल में शिफ्ट हो गया है। और हमने अपनी टीम्स को, सभी ऑफिसर्स को ये कह रखा है कि आपका जो सैंपलिंग का टारगेट है आप उसको लगातार एक्सीड करिए। एंटीजन किट्स की कोई कमी नहीं है। जो RT-PCR के लिए भी सैंपल हम ले रहे हैं उसमें हमने अपने जो लैब टेक्नीशियंस हैं उनकी संख्या 3 गुना बढ़ा दी है, और पूरी कोशिश इस बात की है कि एक्सटेंसिव सैंपलिंग करें, सैंपल को भेजें, रिपोर्ट आए, उसके बाद फिर उसके हिसाब से हम लोग बाकी लोगों के कॉन्टैक्ट ट्रेस करें, फिर उनकी रीसैंपलिंग कराएं, उसके बाद फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, लोगों को आइसोलेट करें। ये पूरी स्ट्रेटेजी हमारी है। बिल्कुल इस तरीके से आप स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में भी ध्यान दे रहे हैं। लेकिन जो लोग होम आइसोलेशन में हैं उन लोगों पर किस तरीके से ध्यान दिया जा रहा है, उनकी हर जरूरत का ध्यान कैसे प्रशासन की तरफ से रखा जा रहा है, और अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है तो वो कहां पर संपर्क करें ताकि जल्दी से जल्दी उन्हें जो सुविधाएं हैं वो मिल पाए, मदद मिल पाए? देखिए, इसमें जो हमारे पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं उनका हम फैसिलिटी अलॉटमेंट करते हैं। फैसिलिटी अलॉटमेंट का मतलब या तो हम उनको कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं लक्षणों के आधार पे, या उनको होम आइसोलेशन अलाउ कर देते हैं जी। जो डेटा मेरे पास है उसके हिसाब से जो होम आइसोलेटेड पेशेंट देवरिया में इस समय है उनकी संख्या 2200 के करीब है। इन सभी पेशेंट्स को हमारी जो रैपिड रिस्पॉन्स टीम है, जिसमें अनिवार्य रूप से एक ट्रेन मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं और उनके साथ में फार्मासिस्ट या LT या स्टाफ नर्स होते हैं, इनकी हम फर्स्ट डे पे, थर्ड डे और 7th डे पे रेगुलर विजिट कराते हैं। विजिट में हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि इनको दवा का प्रॉपर इनको दवा मिल गई है कि नहीं मिल गई है, इनका जो ऑक्सीजन लेवल है, पल्स रेट है, उसकी मॉनिटरिंग हो रही कि नहीं हो रही। अगर उसमें किसी तरह का हमें लग रहा है कि ऑक्सीजन लेवल डिप कर रहा है तो तत्काल हम एम्बुलेंस बुला के उनको फैसिलिटी में शिफ्ट कराते हैं। इसमें इसके अलावा जो हमारा जनपदीय जो कंट्रोल रूम है, जिसको ICCC बोलते हैं, वहाँ से हम लोग इंश्योर करते हैं कि मिनिमम दिन में 2 बार कॉल जाए। कॉल में भी हमने जो उनका सवाल पूछने को स्टैंडर्डाइज कर रखा है। हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें उनसे पूछते हैं, जिससे हम ये असेस करने की कोशिश करते हैं कि ये जो व्यक्ति है ये अपने घर में एक्चुअली आइसोलेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सारे जो कोविड के प्रोटोकॉल्स उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और इसकी जनरल हेल्थ क्या है। तो ये हमारा पूरा मॉडस ऑपरेंडी है जो हमारे होम आइसोलेटेड पेशेंट। ठीक है, होम आइसोलेशन के लिए आप ये लगातार कोशिशें कर रहे हैं। और इस बीच देखिए आशुतोष निरंजन जी, एक हमारे दर्शक हैं जो सवाल करना चाह रहे हैं, भाटपा रानी गांव से उनका ये सवाल है और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि उनके गांव में कोरोना टेस्टिंग का जो कैंप है वो कब लगेगा, क्योंकि अभी तक 3-4 मौतें वहां पर हो चुकी हैं, तो लोगों में डर है।
ये कॉलर है क्या, या मैं रिस्पॉन्ड करूं? आप जवाब दे दीजिए, हमारे थ्रू उन तक जवाब जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, भाटपारा रानी जो हमारा ब्लॉक है वो एक रिमोट और रूरल ब्लॉक है जी। यहाँ पे पिछले दिनों में जो पॉजिटिविटी का रेट था वो भी 15% से ऊपर था, उसको हम लोग गिरा करके 7% पे ले आए हैं। हम लोगों ने एक रोस्टर बना करके इसमें लगातार हम अपने कैंप लगा रहे हैं विलेजेस में, और हमने उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी रखी है। जैसे अगर हमारे पास सूचना आती है हमारे कंट्रोल रूम में यहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया है या फिर कुछ डेथ की सूचना आ रही है, तो जो हमारे मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं उनको तत्काल इंटीमेशन कंट्रोल रूम से जाता है कि आप इसमें एक पूरा कैंप प्लान करें। कैंप में हम 3 चीज़ों को कराते हैं। एक तो हैवी सैनिटाइजेशन कराते हैं, सर्विलांस एक्टिविटी हम अंडरटेक करते हैं, और मेडिसिन का बड़ा लिबरली डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जी। तो ये भाटपारा रानी में भी हमारे कैंप्स लग रहे हैं। अब मैं, क्योंकि मुझे विलेज का नाम नहीं पता है, तो मैं बस ये बताना चाहता हूँ रोस्टर्स हम लोग लगा रहे हैं, और अगर इन्होंने सूचना दी है तो सूचना जरूर हमारे कंट्रोल रूम में आई होगी। 1 या 2 दिन में वो प्रस्तावित होगा कैंप। चलिए ठीक है, और उम्मीद ये करेंगे कि जल्द से जल्द वहां पर कैंप लग जाए, क्योंकि हमारे दर्शक लगातार सवाल पूछ रहे हैं। इसके साथ ही साथ एक और सवाल है दवाइयों को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर। ऑक्सीजन की कमी ना हो देवरिया में, साथ ही साथ दवाइयों की आपूर्ति पूरी हो, इसके लिए क्या कुछ प्रयास हैं, इस समस्या से निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाए गए? देखिए, देवरिया में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे यहाँ पे जो हमारे कोविड हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर में 2 हॉस्पिटल हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी हमने 4 हॉस्पिटल्स को इम्पैनल कर रखा है। उनमें हमारी जो डेली जंबो सिलेंडर्स, डी टाइप सिलेंडर्स की रिक्वायरमेंट रहती है वो हमारी 400 प्लस सिलेंडर्स की रहती है, और इसके सापेक्ष हमें सिलेंडर हमारे जो गोरखपुर में रिफिलिंग प्लांट्स हैं वहाँ से डेली मिल जाती है। कई ऐसे लोग भी हैं जो होम आइसोलेशन में हैं और वो भी सिलेंडर्स की मांग करते हैं। उसके लिए कंट्रोल रूम की व्यवस्था है, वहाँ पे हम लोग उनकी डिमांड को ले लेते हैं, और हमने डिस्ट्रिक्ट में 4 जगह पे अपने छोटे छोटे स्टोर बना रखे हैं। वहाँ से हम लोग उनको जो बी टाइप सिलेंडर्स होते हैं ऑक्सीजन वाले, उसकी सप्लाई कर दे रहे हैं। तो ऐसी कोई किल्लत यहाँ देवरिया में नहीं है। इनिशियल डेज में थोड़ा बहुत इश्यूज थे जिसको हम लोगों ने ग्रेजुअली रिजॉल्व कर दिया है। और अगर बेड्स की बात कर लें आशुतोष जी, तो कितने बेड्स उपलब्ध हैं फिलहाल, और बेड्स की उपलब्धता कितनी है, कैसी है, पेशेंट को कहां पर जाना है, ये जानकारी आप किस तरीके से मुहैया कराते हैं? देखिए, बेड्स की जो सारी सूचना है वो जितने हमारे हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी हम लोग दिन में 3 बार चस्पा करवाते हैं उस इंफॉर्मेशन को नोटिस बोर्ड पे, और हमारे ICCC से भी वो इन्फॉर्मेशन लगातार शेयर की जाती है। और जहाँ तक बेड्स की अवेलेबिलिटी की बात है, तो जो फिजिकल अवेलेबिलिटी है वो जनपद में इस समय 200 प्लस हमारे बेड्स हैं जो अभी अनऑक्यूपाइड हैं। इसमें गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूं तो हमारा जो मेन कोविड हॉस्पिटल है L2 लेवल का, उसमें 225 ऑक्सीजन इक्विप्ड बेड्स हमारे पास हैं, जिसमें से जो सुबह तक का फिगर था 85 बेड्स हमारे ऑक्यूपाइड हैं। तो इतने सारे बाकी सारे बेड जो हैं वेकेंट हैं। हमारे पास प्रॉपर ऑक्सीजन पाइपलाइन है पूरी L2 फैसिलिटी में, साथ में हमारे पास वहाँ पे 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी हैं बैकअप ऑक्सीजन के लिए। मैं अगर प्राइवेट की बात करूं, हमने यहाँ 4 हॉस्पिटल्स को इम्पैनल कर रखा है, जिनका अगर क्यूमुलेटिव फिगर मैं देखूं तो 101 बेड्स हमारे टोटल इन चारों अस्पताल में आते हैं। उसमें भी सुबह तक का फिगर ये था कि सिर्फ 28 बेड्स हमारे ऑक्यूपाइड थे, बाकी सारे बेड्स वेकेंट हैं। तो बेड्स की कोई कमी नहीं है, और ये बात लगातार हम लोग मीडिया के माध्यम से भी देते हैं, और इसमें ICCC से भी हम सूचना देते हैं कि अगर कोई भी ऐसा पेशेंट हो, चाहे वो कोविड का हो या प्रिजम्पटिव कोविड हो। प्रिजम्पटिव कोविड में कई बार एंटीजन और RT-PCR की जांच में वो हम लोग पकड़ नहीं पाते हैं कि कोविड का पेशेंट है, लेकिन अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और साथ में अगर उनका चेस्ट एक्सरे और CT स्कैन कराते हैं तो स्ट्रॉन्ग सिम्टम्स हमें दिखते हैं, तो हम उसको प्रिजम्पटिव कोविड की कैटेगरी में रखते हैं। उन लोगों का भी एडमिशन हम लोग कराते हैं, उनका भी प्रोटोकॉल कोविड के हिसाब से हम लोग पूरा इलाज कराते हैं। बेड की कोई कमी देवरिया में ऐसा नहीं है। आशुतोष जी, देखिए, कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए, संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अब तो कोरोना कर्फ्यू पूरे प्रदेश में है। इसको लेकर मैं आपसे सवाल पूछूं तो देवरिया में किस तरीके से कोरोना कर्फ्यू को आपने लागू किया हुआ है, किस तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश है, और लोगों को कैसे समझाया जा रहा है आपके जरिए कि घरों में रहें, जब तक जरूरी हो घर से बाहर ना निकलें, वरना संक्रमण उनके घर तक भी दस्तक दे सकता है? ये गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने जो आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया है, जो अभी भी चल रहा है, उसका इन्फोर्समेंट हम लोग सिविल पुलिस के माध्यम से और मजिस्ट्रेसी के माध्यम से करा रहे हैं। इनिशियली लोगों को प्रचार प्रसार के माध्यम से कन्विंस करने की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन अब वो जागरूकता काफ़ी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में भी जा चुकी है। मैंने स्वयं विजिट्स में ये देखा है कि अब बहुत कम लोग ही अनावश्यक सड़कों पे या गलियों में निकल रहे हैं। जो लोग निकल रहे हैं वो जनरली अपनी जो आवश्यकताएं हैं
जो ज़रूरी आवश्यकताएं हैं जैसे मेडिसिन की हुई या इलाज की हुई या जो खाद्यान्न की हुई, उस तरह की चीज़ों के लिए निकल रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने सिस्टम बना रखा है। हमने पूरी कोशिश करी है कि आदमी की लोकल विसिनिटी में ही कोई होम डिलीवरी की सिस्टम रहे। लगातार उसको मीडिया को भी हम लोग उन लोगों के नंबर देते रहते हैं। जो मेरे पास फिगर है उसमें अगर मैं होम डिलीवरी की बात करूं तो बस्ती इज़ अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट और उसमें अर्बन कंपोनेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन लगभग 3000 लोगों को होम डिलीवरी परिवारों को हम लोग अभी पिछले 1 हफ्ते में करा चुके हैं। तो वो उस तरह की व्यवस्था हो रखी कि लोगों को जनरली बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है। लेकिन अगर कुछ मिसक्रिएंट्स हैं जो इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं तो उसमें इन्फोर्समेंट की कार्रवाई सिविल पुलिस पूरे जोर से कर रही है। बिल्कुल, टेस्टिंग बढ़ाई जा रही है, साथ ही साथ कोरोना कर्फ्यू का भी पालन करवाया जा रहा है। इसके बाद बात अगर दवाइयों की कर लें तो दवाइयों की कालाबाजारी की बहुत सारी खबरें सामने आई थी, खासकर रेमडेसिविर को लेकर बहुत सारी खबरें सामने आई थी। रेमडेसिविर की बात कर लें तो क्या आसानी से उपलब्ध हो रही है देवरिया में? पेशेंट्स को कितनी जल्दी मुहैया हो जाती है? क्या स्थिति है फिलहाल? देखिए, रेमडेसिविर की कोई कमी नहीं है। अभी हम लोगों को जैसे गवर्नमेंट के निर्देश आए थे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को रेमडेसिविर के वायल्स उपलब्ध कराए गए थे। मेरे पास अभी भी क्लोज टू 500 वायल्स अनयूज रखे हुए हैं। उसकी व्यवस्था हम लोगों ने बनाई थी कि जो डीएम का ऑफिस है, मैंने वहीं पे एक रेड क्रॉस का कैंप लगवा दिया था। रेड क्रॉस के माध्यम से हम लोग एक डिमांड लेटर ले लेते हैं कोविड हॉस्पिटल के डॉक्टर से कि किस मरीज को कितने वायल चाहिए। उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस से एक प्रॉपर आदेश बन करके तत्काल उन लोगों को रेमडेसिविर उपलब्ध करा दी जाती है। इसकी कोई कमी नहीं है। जब भी हम मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन से डिमांड कर रहे हैं तो वो हमें प्राथमिकता पे सेम डे मिल जा रही है। बिल्कुल आशुतोष जी, देखिए आपने ट्वीट किया था, आप ट्विटर के माध्यम से लोगों से सहयोग की मांग कर रहे थे। क्या अपील आप करना चाह रहे थे? आप एबीपी गंगा के माध्यम से भी कर सकते हैं देवरिया के लोगों को। देखिए, ऐसा है, वो जो अपील थी वो उसके बड़े बहुत ज़्यादा बोनाफाइड इंटेंशंस थे। मैं उसके पूरा बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसको समझा नहीं, उसके मन को नहीं समझा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का इंस्टीट्यूशन एक बहुत ही रिलायबल और क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है। तमाम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलते हैं और कहते हैं कि इस वैश्विक महामारी में हम सहयोग करना चाहते हैं, हम भी अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब उसका तरीका ये होता है कि या तो आप उनसे कहने कि साहब आप कैश में दे दीजिए, या आप उसका कोई सिस्टम बना दो। तो मैंने दूसरा रास्ता चुना। यहाँ पे मेरे जो पूर्ववर्ती अधिकारी थे, उन्होंने यहाँ पे एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी, जो कि एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है, उसका अकाउंट पहले से है। पिछले कोविड में भी लोगों ने सहयोग किया था, उसका बहुत जुडिशियस यूज हुआ था उस पैसे का। तो मैंने उसी चीज को सिर्फ रेप्लिकेट करने की कोशिश की। लेकिन आई एम सॉरी टू से दिस, नेगेटिविटी कई समाज के वर्गों में इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो राइट इंटेंशंस और रॉन्ग इंटेंशंस में भेद नहीं कर पाते हैं। तो मैंने ठीक है, मैंने उस चीज़ को देखा, मैं समझा कि हो सकता है कि तमाम तरह की नेगेटिविटी हो, इसलिए अच्छी चीज़ों को ना समझा जाए। लेकिन मैं फिर भी जो हमारे देवरिया के लोग हैं उनसे अपील करूँगा कि हर तरह का जो भी सहयोग है आप अपने आचार व्यवहार से करिए। और अगर आपको लगता है कि किसी तरह की मदद प्रशासन को जरूरत है तो स्वैच्छिक आधार पे आप करेंगे तो आपका डीएम उसे स्वीकार करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आशुतोष जी जो कि जुड़े देवरिया से हमारे साथ, उन्होंने बताया कि देवरिया में किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके से वहां पर कोरोना को नियंत्रण में किया जा रहा है। होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों का भी पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। शहर से ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर भी अब टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। हमारे साथ जुड़ गए हैं आगरा डीएम प्रभु नारायण सिंह। बहुत बहुत स्वागत है प्रभु नारायण सिंह आपका एबीपी गंगा पर। सवाल सबसे पहला आगरा को लेकर ही है कि आगरा में कैसे हालात हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हालात बिगड़े थे तो हम सबने देखा था कैसे हालात वहां पर हो गए थे। अब कितने हद तक कंट्रोल कर पाए हैं, कितने केसेस अब प्रतिदिन सामने आ रहे हैं? देखिए, लास्ट 10 डेज में हमारे यहाँ पॉजिटिविटी, जो सैंपल पॉजिटिविटी होती है डेली की, यह काफ़ी कम हो गई है। पिछले 3 दिनों में लेस देन 4% है, जो कि एक आइडियल टाइप का सिचुएशन है। जहाँ तक नंबर ऑफ बेड की बात है, हमारे पास आज मोर देन 60% बेड, बी इट वेंटिलेटर, आईसीयू बेड या ऑक्सीजन बेड, ये खाली हैं। जहाँ तक ऑक्सीजन की उपलब्धता की बात है, सिर्फ एक दिन 27 से 28 अप्रैल को थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद से आज हम सेल्फ सफिशिएंट होने के साथ ही हम अपने आसपास के जिलों को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं। आज हमारे पास जो एलएमओ है, अगले 72 घंटे के लिए हमारे पास कैपेसिटी हमारी बनी हुई है। जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर ने हमें एयरफोर्स से सपोर्ट किया, अलग से ऑक्सीजन ट्रेन चली, उससे हमारे पास जितना अवेलेबल हो गया है, आराम से स्मूथली लोग ले रहे हैं। जो हमारे होम आइसोलेशन के भी लोग हैं, हमारे पास 2 एयर टू ऑक्सीजन का भी प्लांट है। एक जगह की कैपेसिटी 900 सिलेंडर पर 24 आवर्स की है, दूसरी जगह की 1200 की है।
वहाँ से भी लोग आकर के अपने डॉक्टर, किसी भी डॉक्टर की पर्ची लगा करके ले लेते हैं। वहाँ पे अब कोई क्यू नहीं है, आराम से लोग ले रहे हैं। जो सैंपल पॉजिटिविटी जैसे मैंने बताया जो कम हुआ है, लास्ट टाइम अप्रैल 2020 हमारी 9.36 थी सैंपल पॉजिटिविटी। इस साल अप्रैल में हमारी 8.91 थी, मई में अब 5.57 के आसपास थी, और जब लास्ट 3 डेज में जैसा मैंने कहा ये काफ़ी कम हो रही है। सबसे चैलेंज जो अभी हमारा है, जो रूरल एरियाज़ में जो केसेस बढ़ रहे हैं, इसके लिए जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें जो डायरेक्शंस दिया है, जो RRT है रूरल एरियाज़ में, हमारे जितने भी न्याय पंचायत हैं, टोटल यहाँ 690 ग्राम पंचायत हैं, उसका एक न्याय पंचायत क्लस्टर बना के हम लोगों ने मजिस्ट्रेट को नियुक्त कर लिया है। हम लोग सब जगह जा रहे हैं। जो हमारे पास 2 सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक हैं जहाँ केसेस ज़्यादा हैं, वहाँ मैंने अपने हाथ में लिया है वहाँ की कमान। इसके बाद जो अगला 3 ब्लॉक्स हैं जहाँ केसेस ज़्यादा हैं, हमारे स्टूडियो देख रहे हैं उसको। इस तरह हम लोगों ने आपस में काम को डिवाइड कर दिया है, जो एक अच्छी बात है। जो नए प्रधान चुन के आए हैं, अभी शपथ लिया जाना है, बट वो बहुत ही मोटिवेटेड हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ भी ग्राम निगरानी समिति है उससे हम लोगों ने उनको कनेक्ट कर लिया है। वो कुछ डिलीवर करने के लिए इस टीम के साथ डे नाइट वो भी काम कर रहे हैं। जो हम लोग ग्राम में केस आते हैं, विदिन 24 आवर्स वहाँ पे सैनिटाइजेशन का काम हो, उनको दवा देने का काम हो, उनको अगर ऑक्सीजन की आवश्यकता है या बेड की उपलब्धता की बात है, हमारी 108 की एम्बुलेंस जाती है, वहाँ उनको लेकर के आती है। एक घर को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं। गांव की बात कर रहे हैं तो गांव में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है जागरूकता की, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ग्रामीण खुद सामने नहीं आते हैं और जुकाम बुखार की दवाई लेकर ठीक होने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों को किस तरीके से समझाया जा रहा है? जागरूकता के लिए विशेषकर क्या अभियान ग्रामीण इलाकों में चलाए जा रहे हैं ताकि लोग बाहर निकल कर आए और खुद बताएं कि उन्हें किस तरीके के सिम्टम्स हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, एक ग्राम पंचायत में हमारा 12 मेंबर्स जो ग्राम निगरानी समिति है, उसी गांव के हमारे सचिव हैं, उसी ग्राम की आशा है, ANM है, प्रधान है और वहाँ के शिक्षक हैं। वो सब एक दूसरे को जानते हैं। एक एक करके सारी जो हमारी आशा वर्कर्स हैं उनको हम लोगों ने जो किट है दिया हुआ है, एक एक घर का सर्वे करते हैं। जहाँ भी कोई भी सिम्टम आता है सबसे पहले दवा दिया जाता है। इसके बाद बगल के हमारे जो सेंटर हैं, चाहे PSC हो चाहे CSC हो, वहाँ से टेस्ट कराया जाता है और जैसा कि प्रोटोकॉल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, उसके अनुसार उनको दवा दी जाती है। जहाँ तक स्प्रेड की बात है, आज के डेट में पिछले 10 दिनों से इसकी और काफ़ी ठीक हो गई है। आज के डेट में सिर्फ हमारे पास रूरल एरियाज़ में 320 के आसपास जो एक्टिव केसेस हैं, 320 बहुत ही कम संख्या है, जबकि हमारे पास टोटल हमारी अपनी जो ग्राम निगरानी समिति है, मोर देन 9000 हमारे जो फोर्स है वो काम कर रही है। चलिए, तो इस तरीके से हालात को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका प्रभु नारायण सिंह जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, आगरा में हालात अब सुधर रहे हैं, ये दावा DM ने किया है और ये भी कहा है कि अब से कुछ दिनों पहले जो तस्वीरें ऑक्सीजन की मारामारी की हमने देखी थी, वो तस्वीरें अब खत्म हो चुकी हैं। अब लाइंस में लगने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन की आपूर्ति अब सफिशिएंट है और यही वजह है कि अब हालात पर कंट्रोल किए जा रहे हैं।